नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड आपके कमेंट्स देना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं FY बीकॉम के सेमेस्टर सेकेंड के फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज 2, जिसमें अकाउंटिंग फॉर लीजेस पे बेस्ड MCQs दिए गए हैं। तो लीजेस मतलब जहाँ पे भी हम डायरेक्टली एसेट परचेस ना करते हुए, कोई भी फिक्स्ड एसेट वरना गुड्स परचेस ना करते हुए, ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट हम परचेस ना करते हुए रेंट पे लेते हैं, कुछ प्राइस लेके हम कुछ सालों के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम लीज कह सकते हैं। तो चलिए उस पे बेस्ड हम MCQs देखते हैं। फर्स्ट MCQ है, डैश इज द कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्रॉपर्टी और asset owner allows the another party to use the property or asset in exchange for a payment or a series of payment for an agreed period of time। यहाँ पे कुछ ध्यान में लिखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी किसी और की होती है, वो अलाउ करता है दूसरे पार्टी को उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, और उसके बदले क्योंकि वो दूसरी पार्टी उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए तो उसके बदले उसे पेमेंट मिलता है। एक बार ही पेमेंट मिल सकता है, वरना वो ज़्यादातर वो पेमेंट फिक्स पीरियड में डिवाइड किया जाता है और वो हर महीना वरना हर साल उतना पेमेंट हमें मिलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लीजेस कहते हैं वरना लीज कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश comma finance, leverage and sales and lease back are the most common types of leases। तो ये टाइप्स है जिसमें फाइनेंस लीज, लिवरेज लीज एंड सेल्स एंड लीज बैक लीज एंड ऑपरेशनल लीज, ये सारे मेन टाइप हम लीजेस के पकड़ सकते हैं वरना ले सकते हैं। नेक्स्ट, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीज अकॉर्डिंग टू द लॉ इज डैश ईयर्स। तो लॉ में मैक्सिमम पीरियड जो लीज का है, जो हम प्रॉपर्टी दूसरों को यूज़ करने के लिए देते हैं, तो वो 99 ईयर्स है। नेक्स्ट, डैश इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो ओनर होता है उसे लीज कॉन्ट्रैक्ट में लेसॉ कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश एक्वायर्स द राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आसेट फॉर विच ही पेज। सो प्रॉपर्टी और आसेट, तो जो हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो जिसे हम प्रॉपर्टी यूज़ करने का जिसे राइट मिलता है पेमेंट के बदले, तो उसे हम लेसी कहते हैं। नेक्स्ट वन, डैश लीज इज ऑल्सो नोन एज अ कैपिटल लीज और फुल पेमेंट लीज, लॉन्ग टर्म लीज और नेट लीज। तो लॉन्ग टर्म लीज, फुल पेमेंट लीज, हम उसे फाइनेंस लीज को कहते हैं। तो फाइनेंस लीज के ये सारे नाम हैं। नेक्स्ट, अंडर डैश लीज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। तो जितनी मेरी एक्सपेक्टेड लाइफ है उतने सालों तक मेरा लीज वरना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चल सकता है, तो ये सारा फाइनेंस लीज में होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लीज है। नेक्स्ट, अंडर डैश लीज द लेसर हैज़ नो ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज एग्रीमेंट। तो जो हमारा फाइनेंस लीज है उसमें एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ वरना हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसे टर्मिनेट लेसर नहीं कर सकता। अभी लीज के जो प्रकार है, जो मैंने 4 प्रकार कहे हैं, तो उसके हम मेन हाईलाइट समझने के लिए लेते हैं। सो फर्स्ट है फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज इज़ लाइक अ लोन एग्रीमेंट। तो हमारा जो लोन होता है, हम जैसे लोन लेते हैं, लोन का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पैसे लेते हैं और कुछ दिनों बाद उसे वापस करते हैं, तो उस प्रकार ये हो सकता है। ओनरशिप ट्रांसफ़र की जा सकती है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी वक्त भी ओनरशिप उस गुड्स की मिल सकती है दूसरे पार्टी को, वरना पेमेंट के लास्ट में भी मिल सकती है। लेकिन पेमेंट करना और यूज़ करना ये उसमें होता है। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड इज अटैच टू द ओनरशिप। तो जो भी ओनर है उस प्रॉपर्टी में, लेसर वरना लेसी, तो उनके साथ ही प्रॉपर्टी के सारे रिस्क वरना प्रॉपर्टी पे जो भी बेनिफिट मिलता है उनके साथ वो रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल लीज। तो ऑपरेशनल लीज जो होती है, इट्स लाइक अ रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट मतलब कुछ सालों के लिए आप मेरी चीज़ यूज़ करो और उसके बदले मुझे पैसे दे दो, तो ये शॉर्ट टर्म है। ऑपरेशनल लीज हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा लीवरेज लीज। तो लीवरेज लीज समझने के लिए बहुत आसान है। अगर मैं लेसर हूँ तो लेसर एसेट परचेस करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, पैसे लेता है और उसके बदले वो एसेट लेता है, और एसेट वो लेसी को रेंट पे दे देता है वरना लीज पे दे देता है। उसके बदले लेसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंस्टॉलमेंट भी भरती है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो लेसर को वापस करती है, तो उसे हम लीवरेज लीज कहते हैं। एंड लास्ट है सेल्स एंड लीज बैक लीज। इसमें क्या होता है, सिंपली
जस्ट वन सेकेंड, इसमें हम क्या कहते हैं, ओनर जो होता है प्रॉपर्टी का वो किसी इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर्टी दे देता है, वो इंस्टीट्यूट दूसरों लोगों को वो लीज पे दे देती है जिसे हम लेसी कहते हैं, और लेसी उसको पैसे देता है और इंस्टीट्यूशन ओनर को पैसे देता है, तो उसे हम सेल्स एंड लीज बैक ऐसे कह सकते हैं ना। उस पर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ी सी सिस्टम देखते हैं। जो फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज में हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट, ये दो पॉपुलर मेथड्स है वरना सिस्टम्स है। एक्चुअली दे आर नॉट सिमिलर, लेकिन उस प्रकार के हैं, तो हम वो क्या होते हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि ये थेरी पार्ट है आपका। तो सपोज ये मिस्टर ए है और उनके पास ये कार है, उन्होंने प्रोड्यूस की है एंड दे वांट टू सेल इट। ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी को ये कार वो परचेस नहीं कर सकते क्योंकि उतने उनके पास पैसे नहीं है। इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मिस्टर ए ये कार मिस्टर बी को कुछ पीरियड के लिए वरना सेल कर दे देंगे, लेकिन पूरे के पूरे जो पैसे हैं अभी मिस्टर बी नहीं दे देगा, लेकिन वो पीरियड्स में कुछ सालों में इतना वगैरह ऐसे करके उसे वो पैसे दे देगा। यहाँ पे पूरा पेमेंट, मतलब सपोज मैंने मिस्टर बी ने कहा कि अगले 5 सालों में मैं पूरे कार के पैसे दे दूंगा, तो 5 साल के एंड में कार की ओनरशिप मिस्टर बी की हो जाएगी। तब तक बी यूजिंग दैट कार, बी के पास पोजीशन है, वो कार यूज कर रहा है, लेकिन अभी भी ओनर कौन है, मिस्टर ए। और कब मिस्टर बी ओनर बन जाएगा, जब पूरे के पूरे पैसे वो मिस्टर ए को वरना सेलर को दे देंगे, तब वो उस कार के प्योरली ओनर रहेंगे। तभी आप फिल्मों में कुछ ड्रामा देखते हो कि अगर पैसे नहीं दिए तो कार वापस लेते हैं, तो ये सारा हायर परचेस सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो हम मेन फीचर्स देखते हैं। तो हायर परचेस सिस्टम में जो सेलर है उसे हम हायर वेंडर कहते हैं, जो बायर है उसे हम हायरर कहते हैं। यहाँ पे डाउन पेमेंट करना पड़ता है, एंड डाउन पेमेंट करने के बाद जो हायरर है वो उस चीज़ की पोजीशन मिलती है उसे, वो चीज़ यूज़ कर सकता है। एंड जब सारे पैसे पे किए जाते हैं तब वो उसका ओनर कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान में रखो, यहाँ पे जो हायर परचेस प्राइस है, मतलब जो कार की वरना जो गुड्स है उसकी मेन प्राइस क्या है, और उसके बाद उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो कुल मिला के, दोनों मिला के मेरी हायर परचेस प्राइस होती है। वो हायर परचेस प्राइस फिर इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब हर साल थोड़ी थोड़ी करके डिवाइड की जाती है, और वो हर साल जो अमाउंट आती है हम उसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस भी थोड़ी सी होती है एंड हायर परचेस प्राइस भी थोड़ी सी होती है। ये हायर परचेस सिस्टम है वो हायर परचेस एक्ट 1972 के अंडर गवर्न किया जाता है, उसके लिए सेपरेट एक्ट है। अगर मिस्टर बी ने वो पेमेंट नहीं किया तो उसके अंडर मिस्टर ए क्लेम कर सकता है और वो कार वापस ले सकता है, वरना वो एसेट वापस ले सकता है। अभी जो हायर परचेस सिस्टम हमने देखी है उसके थोड़े से अपोजिट है इंस्टॉलमेंट सिस्टम। यहाँ पे सेम एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए है, उसके ये सेलर है, उनकी खुद की कार उन्होंने मैन्युफैक्चर की और अभी वो बेचने वाले हैं, और बी इंटरेस्टेड है, अभी भी बी के पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो बी ने एग्रीमेंट वरना कॉन्ट्रैक्ट वो एंटर हो गया, जिसमें उसने कहा है कि 5 सालों बाद मैं आपके पूरे पैसे, मतलब एवरी ईयर मैं कुछ कुछ पैसे आपको दे दूंगा, और इस प्रकार से मैं पूरा कैश का पेमेंट वरना कार का पेमेंट 5 सालों में कर दूंगा। तो आप कहोगे ये हायर परचेस में भी सेम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट आता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इमीडिएटली ओनरशिप एंड पोजीशन इज ट्रांसफर्ड विद द हायरर वरना बायर। जो बायर है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद इमीडिएटली कार का वो ओनर भी कहलाता है और कार वो यूज़ भी कर सकता है। इसमें जो ए है वरना जो सेलर है उसको सिक्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि उसके लिए कोई भी एक्ट नहीं है सेपरेट इंस्टॉलमेंट सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है उसे, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे फीचर्स देखते हैं हम। यहाँ जो ओनर है उसे नॉर्मल हम सेलर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ बेची जाती है, ओनरशिप एंड पोजीशन भी दिया जाता है। बायर को बायर ही कहा जाएगा। जब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री होती है इमीडिएटली जो बायर है वो ओनर भी होता है और वो चीज़ यूज़ भी कर सकता है। यहाँ पे भी सेम है, जो चीज़ है उसकी मेन प्राइस, और जो क्योंकि वो चीज़ कुछ यूज़ कर रहा है ना पूरे पैसे देते हुए, तो उस पर ब्याज भी देने वाला है, तो उस पूरे चीज़ों को मिला के हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। अगर मैंने जैसे कहा, अगर इन केस बी ने उस कार के
पैसे 1 साल 2 साल नहीं दिए तो उसके लिए मिस्टर ए के पास कार वापस ले जाने का ऑप्शन नहीं है, वो कोर्ट के पास जा सकता है। और इसके लिए सेपरेट एक्ट नहीं है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है उसके लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उस पर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम विल कम अंडर डैश टाइप ऑफ लीज। तो जैसे कि मैंने कहा, ये फाइनेंस लीज के एग्जाम्पल है। Next, under hire purchase system, the relation between the hirer and hire vendor is like dash and dash. तो ये एक्चुअली बायर एंड सेलर नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं है। तो जो हायरर एंड हायर वेंडर है उनकी रिलेशन बेलर एंड बेली के जैसे होती है, जैसे गारंटी दी जाती है और वो पूरे करने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद। तो जो ओनर है उसके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड जाएंगे, एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बायर इज द ओनर। नेक्स्ट वन, डैश इज अ पर्सन हु ऑब्टेन और हैज ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम अ ओनर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। तो जो पोजीशन लेता है उसे हम हायरर कहते हैं। नेक्स्ट, dash is an initial payment payable by the hirer at the time of entering into the hire purchase agreement। तो जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करने के लिए मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो उस पेमेंट को हम डाउन पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू डैश प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो जो मेरी मेन कैश प्राइस है और उस पर जो इंटरेस्ट लगा है वो दोनों मिला के मेरी हायर परचेज प्राइस होती है। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश इज द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग लीज। तो अभी हमारा जो मेन जिस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने वाले हैं तो वो है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग लीज, मतलब रॉयल्टी इज लाइक अ रेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ चीज़ों कुछ सालों के लिए आप मेरी वो प्रॉपर्टी यूज़ करो और उसके बदले मुझे पैसे दे दो। सिर्फ ये रेंट के जैसे नहीं होता क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहती। तो चलिए कैसे होती है रॉयल्टी देखते हैं। ये मेरा मिस्टर ए है, अगेन बेचा वो ओनर है फिक्स्ड एसेट का, और वो जो फिक्स्ड एसेट है वो मिस्टर बी को चाहिए लेकिन उसे परचेस नहीं करनी है, कुछ सालों के लिए उसे यूज़ करनी है। तो कुछ सालों के यूज़ करने के लिए वो क्या करेगा, तो वो उसने प्रॉमिस किया है कि जो भी मतलब प्रोडक्शन है, जो भी उस एसेट से मुझे प्रोडक्शन मिलता है उस प्रोडक्शन के बेसिस पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो अभी एक चीज़ यहाँ पे देख लो, प्रोडक्शन मतलब क्या, जैसे फिक्स्ड एसेट कौन कौन से प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ लैंड हो सकता है, जैसे माइंस वगैरह हो सकती है, हम माइंस ले लेंगे, वरना बुक्स हो सकते हैं, वरना कोई कॉपीराइट, वरना पेटेंट भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें रॉयल्टी मिलती है। तो जैसे लैंड कोल माइन से अगर मैं कोल निकालती हूँ तो उस कोल जितना निकला है उस पे मुझे पेमेंट मिलता है। इसीलिए रॉयल्टी इज़ नॉट लाइक रेंट। रेंट फिक्स रहता है लेकिन रॉयल्टी फिक्स नहीं रहती। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो जो ओनर होता है हम उसे लेसॉर कहते हैं, एंड जो प्रॉपर्टी यूज़ करता है कुछ सालों के लिए फिक्स पीरियड के लिए हम उसे लेसी कहते हैं। उस पे बेस्ड अभी दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं। व्हेन शॉर्ट वर्किंग्स आर कैरीड फॉरवर्ड विथ एन इंटेंशन टू एडजस्ट इट इन द फ्यूचर इट इज़ कॉल्ड एज। तो शॉर्ट वर्किंग मतलब क्या होता है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट रहता है। मिनिमम रेंट मतलब फिक्स अमाउंट रहती है जो हमें देनी ही पड़ती है, उससे ज़्यादा हो तो रॉयल्टी हम दे सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हम उसे शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग जब भी कैरी फॉरवर्ड की जाती है, मतलब ओनर ऑप्शन देता है कि भाई अगर किसी साल आपको नुकसान है तो आप वो नुकसान अगले साल वरना अगले 2 सालों के लिए कैरी कर सकते हो। तो ऐसे अगर होगा तो वो शॉर्ट वर्किंग उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे शॉर्ट वर्किंग रिकॉप्ड कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन रॉयल्टी इज ट्रांसफर्ड बाय द लेसी टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो रॉयल्टी लेसी के लिए हमेशा खर्चा रहता है क्योंकि मैं रॉयल्टी देती हूँ, तो हमेशा खर्चा P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब P&L को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इफ द शॉर्ट वर्किंग्स आर रिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट शुड बी। तो लेसी के बुक में ये क्वेश्चन है, तो लेसी के लिए शॉर्ट वर्किंग खर्चा है तो डेबिट, एंड रिकवर है तो क्रेडिट, मतलब डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है।
अभी कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, मिस्टर बी एक्सट्रैक्टेड 2000 टन्स ऑफ कोल्स फ्रॉम अ कोल माइन विच ही हैज टेकन ऑन द लीज एग्रीमेंट फ्रॉम मिस्टर ए। द रेट ऑफ रॉयल्टी इज ₹2 पर टन, तो कैलकुलेट द टोटल रॉयल्टी अर्न, वरना टोटल रॉयल्टी पेबल टू मिस्टर ए। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, तो देखते हैं रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है। रॉयल्टी का जो रेट है उसे आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रॉयल्टी इज पेबल नहीं हमेशा ऑन अ प्रोडक्शन। सो रॉयल्टी इज इक्वल टू आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रॉयल्टी। सो आउटपुट है मेरा 2000 एंड रेट है ₹2 पर टन। इस हिसाब से मेरे उस साल की रॉयल्टी हो गई 4000। तो यहाँ पे मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द मिनिमम रेंट एग्रीड ₹20,000 एंड रॉयल्टी इज ₹10,000, कैलकुलेट द शॉर्ट वर्किंग। जैसे कि मैंने कहा, अगर रॉयल्टी अगर किस साल भी मिनिमम रेंट से कम है तो शॉर्ट वर्किंग होती है। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मेरी मिनिमम रेंट है 20,000 एंड रॉयल्टी है 10,000, तो कुल मिला के मेरी शॉर्ट वर्किंग सफर्ड है 10,000 रुपये। Next, if the minimum rent is ₹20,000, royalty payable is ₹30,000, short working recouped is ₹5,000, calculate the amount payable by the lessor to the lessee, by the lessee to the lessor. सो यहाँ पे देख लो ऑप्शंस के बाद ये मेन फॉर्मूला है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये सारा कैसे आता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिनिमम रेंट मुझे कितना देना है, वरना रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप देखना है। तो मिनिमम रेंट इस प्रॉब्लम में 20,000 है एंड रॉयल्टी उस साल अर्न की थी 30,000, लेकिन रिकवरी मेरे पिछले साल के लॉस के लिए मैंने 5,000 बाजू में रखे। इस हिसाब से 20,000 एंड 25,000 उसमें हायर है 25,000, तो मुझे अमाउंट देनी पड़ेगी 25,000। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। Next, the short working suffered by the lessee in the year 2018 is 6,000. The lapse of period of a short working is 2 years. In the year 2020, the royalty is ₹20,000 and minimum rent is ₹18,000. Calculate the short working return off. तो शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है? लेसी हर ऐसे लेसर ऐसे हो सकता है कि अगर किसी साल आपको इनकम बहुत कम हुआ रॉयल्टी के हिसाब से, तो आपको सिर्फ मिनिमम रेंट देना है। तो वो आपको क्या करना है, शॉर्ट वर्किंग जो होती है वो रिकूप करने के लिए चांस होता है। वो चांस चला गया तो उसे हम लैप्स कहते हैं। तो कैसे निकालना है? तो शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग सफर्ड माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड कैसे निकालते हैं? तो जो रॉयल्टी है माइनस मिनिमम रेंट, जितना भी एक्स्ट्रा है वो मैं रिकवर के लिए यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे देख लो, मेरी रॉयल्टी 20,000 है एंड मेरी मिनिमम रेंट है 18,000, सो 2,000 मैं रिकवर कर सकती हूँ। अभी शॉर्ट वर्किंग सफर्ड कितनी हुई थी? 6,000 का लॉस हुआ था। इस साल मैं 2,000 का लॉस रिकवर कर सकती हूँ और मेरे 2 साल ख़त्म हो गए तो 4,000 मेरी लैप्स हो गई, तो वो मैं रिटर्न ऑफ कर दूँगी। Next, in the year 2019, there was a strike of 4 months and the minimum rent is ₹24,000. There is a provision to reduce the minimum rent as per the length of stoppage of work. Calculate the amount of minimum rent payable for the year 2019. तो यहाँ पे अगेन एक्सप्लेनेशन है, अगर मिनिमम रेंट किसी साल भी स्ट्राइक, एक्सीडेंट, लॉकआउट की वजह से अगर आपको कहा गया है कि जितना काम हुआ है उसी प्रकार से आपका मिनिमम रेंट कम करना है, तो वो कैसे करना है? तो सिंपल है, जितना भी मिनिमम रेंट है स्ट्राइक के ईयर का वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल रेंट मिनिमम रेंट कितना है वो करो, मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो एक्टिव मतलब पूरे साल के 12 महीने रहते हैं, उसमें जितना काम नहीं हुआ वो माइनस करना है। तो वो 24,000 मेरा मिनिमम रेंट है, मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव मंथ कितने हैं? 4 महीने काम नहीं हुआ तो 8 महीने का एक्टिव मंथ है एंड डिवाइडेड बाय 12। अगर मैं ये कैलकुलेशन कर दूंगी तो मुझे 16,000 का आंसर मिलेगा। अगर दोस्तों अगर रॉयल्टी में पूछने के लिए, वरना इस चैप्टर में पूछने के लिए बहुत सारा स्कोप है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो जितना हो सकता है। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में ट्राई किया है आपको दे दूँ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।